नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे राजवंश की कहानी जानते हैं जिन्हें अक्सर भारत के भूले बिसरे द्वारपाल कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार। तो कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये 8वीं शताब्दी का दौर है। दुनिया का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था। अरब सेनाएं एक तूफान की तरह पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में मध्य एशिया तक छा चुकी थी और अब उनकी नज़र भारत की सरहदों पर थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत की सीमाओं पर पहुंचते ही उस जबरदस्त सैन्य शक्ति का आगे बढ़ना लगभग 300 सालों के लिए ठप हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने ये दीवार खड़ी कर दी? इसका जवाब है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। पर मजे की बात यह है कि इनकी पहचान ही अपने आप में एक ऐतिहासिक पहेली है और इसकी शुरुआत इनके नाम से ही होती है। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। हम बात कर रहे हैं 6वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक की, जब इस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन किया और उस उथल-पुथल भरे दौर में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। आप देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, गुर्जर शब्द का असल मतलब क्या है? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि ये एक जनजाति का नाम था, जैसा कि पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख जैसे पुराने दस्तावेजों में मिलता है। वहीं दूसरों का तर्क है कि ये किसी जनजाति का नहीं बल्कि एक इलाके का नाम था, गुर्जर देश। अगर हम घटियाला शिलालेख को देखें तो इस वंश के आदि पुरुष या संस्थापक हरिश्चंद्र नाम के एक ब्राह्मण थे। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि मशहूर इतिहासकार मूर्णौत नैन्सी ने प्रतिहारों की पूरी 26 शाखाओं का जिक्र किया है, जिसमें मंडोर शाखा को सबसे पुराना माना गया है। हालांकि उनका सबसे मशहूर शाही शिलालेख ग्वालियर प्रशस्ति एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। वो खुद को सीधे महाकाव्य रामायण के नायक लक्ष्मण से जोड़ते हैं, जो अपने बड़े भाई राम के प्रतिहार थे, यानी द्वारपाल। और शायद इसी वजह से इनकी एक शाखा को रघुवंशी प्रतिहार भी कहा गया। तो ये तो हुई उनकी उत्पत्ति की बातें, जिनमें अलग अलग विचार हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि ये राजवंश एक स्थानीय शक्ति से बढ़कर एक इतना बड़ा और ताकतवर साम्राज्य कैसे बना। और इस बड़े बदलाव की कहानी का जो मुख्य किरदार है वो थे नागभट्ट प्रथम। असल में इन्हीं को इस शाही राजवंश का असली संस्थापक माना जाता है। उनकी रणनीति कितनी कमाल की थी इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। उन्होंने एक एक करके अपनी राजधानियां बदली। पहले मंडोर से मेरता, फिर चावंडों से भीनमाल जीता और आखिर में अवंती यानी आज के उज्जैन को अपनी शाही राजधानी बनाया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे पश्चिमी और मध्य भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और हाँ, अरब और बलूच आक्रमणकारियों को खदेड़ने में उनकी कामयाबी ने उन्हें बहुत शक्तिशाली उपाधियां दिलाईं, जो द्वारपाल वाली हमारी बात को और पुख्ता करती हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में उन्हें म्लेच्छों का नाशक और नारायण का अवतार तक कहा गया है। ये उपाधियां साफ दिखाती हैं कि लोग उन्हें एक रक्षक के रूप में देखते थे। हर महान राजवंश का एक सुनहरा दौर होता है, एक शिखर होता है। प्रतिहारों के लिए वो दौर आया उनके सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज के समय में। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते थे। अरब यात्री सुलेमान ने अपने लेखों में उन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहा और उनकी घुड़सवार सेना की तो बहुत तारीफ की। सोचिए, पूरे 49 साल का लंबा और स्थिर शासनकाल, ये साम्राज्य के लिए सच में एक स्वर्ण युग था। इतने लंबे समय में कला, संस्कृति और व्यापार को फलने फूलने का पूरा मौका मिला। उनके सिक्कों पर श्रीमदा आदिवराह की उपाधि मिलती है। ये उन्हें सीधे भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़ती है, जो धरती पर जब भी संकट आता था तो व्यवस्था को फिर से स्थापित करते थे। यानी ये उनकी भूमिका का एक शक्तिशाली प्रतीक था। लेकिन लड़ाइयों और जीतों से कहीं बढ़कर प्रतिहारों ने हमें कला और वास्तुकला की एक ऐसी शानदार विरासत दी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। आज हम प्रतिहारों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका ज्यादातर श्रेय इन्हीं शिलालेखों, पुराने ग्रंथों और उनके बनाए गए शानदार ढांचों को जाता है। ये पत्थर हैं जो आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार निर्माण करवाए। ग्वालियर का तेली का मंदिर हो, मुरैना का बटेश्वर मंदिर समूह हो या फिर ओसिया के जैन मंदिर, ये सब आज भी उनकी कला और भव्यता के जीते जागते सबूत हैं। कला के साथ साथ साहित्य को भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया।
मिहिर भोज के बाद आए महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में तो महान कवि और नाटककार राजशेखर रहते थे, जो उनके गुरु भी थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे मशहूर ग्रंथ लिखे, जिससे पता चलता है कि उस दौर में ज्ञान और साहित्य का कितना सम्मान था। लेकिन जैसा कि बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ होता है, हर शिखर के बाद ढलान भी आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस शक्तिशाली राजवंश का अंत कैसे हुआ। इसकी कई वजहें थीं। एक तो घर के अंदर ही संघर्ष शुरू हो गए थे और दूसरी तरफ राष्ट्रकूट जैसे बाहरी दुश्मन लगातार हमले कर रहे थे। इन दोनों वजहों ने मिलकर साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। लेकिन जो आखिरी और सबसे जोरदार चोट थी, वो थी महमूद गजनवी का आक्रमण। 1018 में उसने राजधानी कन्नौज को तहस नहस कर दिया। इस हार के बाद साम्राज्य फिर कभी संभल नहीं पाया और 1036 तक आखिरी प्रतिहार शासक की मृत्यु के साथ इस महान राजवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 200 सालों से भी ज्यादा समय तक प्रतिहारों ने भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। अगर वे न होते तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कितना अलग हो सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ सदियों तक उत्तर भारत को बाहरी हमलों से बचाया, बल्कि कला और संस्कृति का एक सुनहरा दौर भी रचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। तो चलिए उनके उत्थान, शिखर और पतन की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे कहा गया था? ये टाइटल एक जाने-माने इतिहासकार B.N. पाठक ने दिया था। इसका जवाब इस राजवंश की शान की पूरी कहानी बयान करेगा। तो इस सवाल को जरा दिमाग में रखिएगा, हम इस पर जरूर लौटेंगे। अच्छा, तो आज हमारी कहानी का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मिलेंगे वत्सराज से, यानी उस शख्स से जो इस साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कन्नौज को नई राजधानी बनाकर साम्राज्य फैला। फिर एंट्री होगी महान मिहिर भोज की और हम जानेंगे कि विदेशी यात्री उनके बारे में क्या सोचते थे। इसके बाद कला और संस्कृति के सुनहरे दौर की बात होगी और आखिर में हम समझेंगे कि इस महान साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी का एक हीरो होता है ना? और हमारी कहानी का पहला हीरो है वत्सराज। आइए मिलते हैं उस शासक से जिसने इस विशाल साम्राज्य की असली नींव रखी। तो सवाल उठता है कि वत्सराज को ही प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे वक्त में कमान संभाली जब पूरा उत्तर भारत सत्ता के संघर्ष का मैदान बना हुआ था। सोचकर देखिए, 3 बड़ी शक्तियां प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट आपस में लड़ रही थीं, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इस सारी उथल-पुथल के बीच वत्सराज ने न सिर्फ अपने साम्राज्य को खड़ा किया, बल्कि उसे एक बड़ी शक्ति बनाकर छोड़ा। लेकिन वत्सराज का राज सिर्फ तलवारों और जंगों के बारे में नहीं था, ये कलम और संस्कृति का भी समय था। उनके ही दौर में 778 एडी में कुवलयमाला जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया और इसकी खास बात यह थी कि इसमें पहली बार मरु भाषा का जिक्र मिलता है। और बस 5 साल बाद हरिवंश पुराण में उन्हें अवंती भूवृत कहा गया, जिसका मतलब है अवंती का रक्षक। ये टाइटल बताता है कि वो सिर्फ एक विजेता नहीं, अपनी प्रजा के रक्षक भी थे। और उनकी विरासत वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो तो पत्थरों में भी जिंदा है। उनके ही राज में ओसिया में मारू गुर्जर शैली के शानदार मंदिर बनाए गए। तो यह सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति का उदय नहीं था, यह एक सांस्कृतिक जागरण भी था, जिसके निशान हम आज तक देख सकते हैं। तो वत्सराज ने एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दी थी। अब उनके बाद आने वालों ने इस फाउंडेशन पर एक विशाल इमारत खड़ी की। अब हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, विस्तार का दौर। और यहां कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। वत्सराज के उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया। उन्होंने उस समय के सबसे प्रतिष्ठित शहर कन्नौज को जीत लिया और उसे अपनी नई राजधानी बना दिया। यह सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान, क्योंकि उस वक्त कन्नौज पर राज करने का मतलब था पूरे उत्तर भारत पर राज करना। और नागभट्ट द्वितीय ने साफ कर दिया था कि अब सबसे बड़ी शक्ति प्रतिहार ही है।
अक्सर किसी शासक की शक्ति का अंदाजा उसके टाइटल से लगाया जा सकता है ना? और नागभट्ट द्वितीय का टाइटल, वाओ, उनका टाइटल था परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ये सिर्फ एक लंबा चौड़ा नाम नहीं है, इसका मतलब है राजाओं का भी राजा, परम शासक। सोचिए, ये उस सर्वोच्च शक्ति और सम्मान को दिखाता है जो उन्होंने उस दौर में हासिल की थी। चलिए अब बात करते हैं इस राजवंश के शायद सबसे प्रसिद्ध शासक की, मिहिर भोज, और ये भी देखते हैं कि उनके बारे में विदेशी यात्रियों का क्या कहना था। इतिहास की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि कभी-कभी उसे छूकर महसूस किया जा सकता है। मिहिर भोज के सिक्के बिल्कुल ऐसे ही हैं। उनके चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्रीमादा वराह लिखा मिलता है, जो भगवान विष्णु के शक्तिशाली वराह अवतार को दर्शाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि एक धर्मपरायण वैष्णव भी थे। तो बाहर की दुनिया उन्हें कैसे देखती थी? एक अरब यात्री था सुलेमान। उसने मिहिर भोज के राज्य का दौरा किया और लिखा, जुर्ज यानी गुर्जर का शासक एक बहुत बड़ी सेना रखता है और किसी दूसरे भारतीय राजकुमार के पास इतनी बेहतरीन घुड़सवार सेना नहीं है। ये उनकी सैन्य शक्ति का एकदम फर्स्ट हैंड अकाउंट है, वो भी एक विदेशी पर्यवेक्षक की नज़र से। लेकिन सुलेमान की कहानी का एक और पहलू है। जहां एक तरफ उसने मिहिर भोज की सैन्य शक्ति की इतनी तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस्लाम का शत्रु भी कहा। ये हमें उस समय के जटिल राजनीतिक और धार्मिक तनावों की एक झलक देता है। देखिए कैसे एक इंसान एक पक्ष के लिए महान राजा हो सकता है और दूसरे पक्ष के लिए एक शक्तिशाली दुश्मन। सैन्य शक्ति से आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं साम्राज्य के सांस्कृतिक शिखर पर। वो दौर जो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम के संरक्षण में फला फूला। याद है वो शुरुआत वाला सवाल? उसका जवाब अब मिल गया है। इतिहासकार BN पाठक के मुताबिक महेंद्रपाल प्रथम ही थे हिंदू भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट। जरा इस टाइटल के वजन के बारे में सोचिए। ये उनके राज की शान और उस युग में उनके असाधारण महत्व को दिखाता है। महेंद्रपाल के दरबार की शान का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके राजकवि और गुरु राजशेखर ने उन्हें क्या क्या उपाधियां दी थीं, जैसे कि सकल कला निलय यानी सभी कलाओं का घर, निर्भय राज, निडर राजा और रघुकुल तिलक, रघु के वंश का गहना। ये सिर्फ तारीफ के शब्द नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसे राजा की तस्वीर थे जो युद्ध के मैदान में जितना सहज था, उतना ही कवियों और कलाकारों के बीच भी। और राजशेखर खुद भी कोई कम नहीं थे, एक साहित्यिक सुपरस्टार थे वो। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उन्होंने बाल रामायण और कर्पूर मंजरी जैसे नाटक लिखे और काव्य मीमांसा जैसे काव्य ग्रंथ भी। उनकी लेखनी उस दौर की जबरदस्त बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता का सबूत है, जो महेंद्रपाल जैसे संरक्षकों के बिना संभव ही नहीं थी। और ये सुनहरा दौर महेंद्रपाल के साथ खत्म नहीं हुआ। राजशेखर ने उनके उत्तराधिकारी महिपाल प्रथम के दरबार में भी काम जारी रखा और उन्होंने महिपाल को उपाधि दी आर्यावर्त का महाराजाधिराज, यानी संपूर्ण उत्तरी भारत का महान राजाओं का राजा। ये उपाधि साफ दिखाती है कि प्रतिहारों का प्रभाव और प्रतिष्ठा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। महिपाल प्रथम के ही राज में एक और महत्वपूर्ण विदेशी यात्री अल मसूदी भारत आया। ये इस बात का एक और सबूत है कि इस दौर में भी गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और प्रतिष्ठा कायम थी। लेकिन जैसा हर साम्राज्य के साथ होता है, गुर्जर प्रतिहारों का भी पतन हुआ। तो चलिए अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इस महान साम्राज्य को अंत तक पहुंचाया। हर महान साम्राज्य का अंत होता है और प्रतिहारों का अंत दो बड़े झटकों से हुआ। पहला झटका लगा 1018 ईस्वी में, जब महमूद गजनवी ने हमला किया और राजधानी कन्नौज को हिलाकर रख दिया। और फिर आखिरी चोट लगी 1093 ईस्वी के आसपास, जब चंद्रदेव गढ़वाल ने अंतिम शासक से कन्नौज छीन लिया और इसके साथ ही सदियों पुराने इस महान साम्राज्य का सूरज डूब गया। किसी चीज के अंत को अच्छे से समझने के लिए कभी-कभी उसकी शुरुआत को देखना भी जरूरी होता है। प्रतिहारों के उदय से काफी पहले 641 ईस्वी के आसपास प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग इस क्षेत्र में आए थे। उनकी लिखाई हमें एक आइडिया देती है कि एक महान साम्राज्य बनने से पहले ये जगह कैसी थी। उन्होंने भीनमाल को पिलोमोलो और वहां के गुर्जर शासक को कुचेलो कहा। और आखिर में उनकी विरासत का एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण डिटेल हमें उनके शिलालेखों में मिलता है। वो अपने अधिकारियों को राजपुरुष कहते थे।
ये सरल सा शब्द हमें उनके सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था और शासन की भावना की याद दिलाता है, जो सिर्फ लड़ाइयों से कहीं बढ़कर थी। तो चलिए इस कहानी को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। किसी भी सभ्यता की असली विरासत जीती हुई लड़ाइयों में कितनी मिलती है और उस कला और साहित्य में कितनी जो वो अपने पीछे छोड़ जाती है। गुर्जर प्रतिहारों ने इन दोनों ही क्षेत्रों में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।